तो गाइज मैं सुनील पारिक इंडियन टेक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है इसरो का प्रीवियस ईयर का पुराना पेपर। ठीक है। और उसके बारे में अपन पिछले वाले वीडियो में 30 क्वेश्चन के आसपास कर लिए थे और इस वीडियो में अपन उससे आगे बातें करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप पूरा देखें। वो प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि उत्तर किस प्रकार और क्यों आएगा। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखिए आज का 31 नंबर क्वेश्चन अपने पास क्या है। देखिए मेरे पास 4 1 मिली हेनरी के इंडक्टर हैं, उनको समानांतर क्रम में मैंने जोड़ा है और इस संयोजन को सीरीज में 2 1 मिली हेनरी वाले इंडक्टर के साथ जोड़ा गया है। तो टोटल क्या पूछा है, इंडक्टेंस पूछा है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि मेरे पास 4 इंडक्टर इस प्रकार लगे हुए हैं। मैं डायग्राम बना लेता हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए ये हो गया मेरे पास 4 इंडक्टर समानांतर क्रम में और प्रत्येक का मान क्या है, मेरे पास 1 मिली हेनरी सेम मान है सभी का। और इनके सीरीज में किस प्रकार 2 इंडक्टर लगे हैं और दोनों के मान भी क्या है, सेम। इसका भी 1 मिली हेनरी और इसका मान भी कितना है, 1 मिली हेनरी। ठीक है। तो इसमें पूछा कि टोटल इंडक्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो सिस्टम दे रखा है इसका टोटल निकालना पड़ेगा ताकि इन दोनों की सीरीज में आ जाएगा वो। तो अगर समानांतर क्रम में इंडक्टर होते हैं तो वही फॉर्मूला यूज होगा जो प्रतिरोध के अंदर अपने यूज करते हैं। तो यहाँ पे टोटल इंडक्टर निकालने के लिए मैं L/N कर सकता हूँ क्योंकि समान मान के हैं। अगर अलग अलग मान के होते तो मैं 1/LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 इस प्रकार यूज कर सकता था। पर यहाँ पे समान मान के हैं तो मैं L/N यूज करूँगा। तो L का मान कितना है मेरे पास, L का मान 1 मिली हेनरी बटे N का मान कितना है, 1 2 3 4, टोटल कितने 4, कितना 0.25 मिली हेनरी। तो ये मेरे पास कितना 0.25 मिली हेनरी हो गया और ये एक एक कितने होंगे 2, तो 2 प्लस 0.25 कितना हो गया, हो जाएगा 2.25 मिली हेनरी। उत्तर क्या आएगा मेरे पास, सी ऑप्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि एक ट्रांसफॉर्मर है, वो भी कौन सा मेरे पास, सीटी। उसका जो लोड होगा अपन किस प्रकार उसके लोड को बताएंगे। तो अगर मेरे पास सीटी और पीटी दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, सीटी और पीटी, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अगर ये दोनों ट्रांसफार्मर अलग ही प्रकार के होते हैं, ये होते हैं मेरे पास इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, यानी मापक यंत्रों के अंदर काम में आते हैं। और मापक यंत्र होते कम वोल्टेज या कम करंट के, यानी उनका लोड होगा वो बहुत ही कम होगा। तो इसीलिए इनकी जो जो लोड होगा उसको अपन वोल्टेज एम्पीयर के माध्यम से बताएंगे। उत्तर क्या आएगा मेरे पास, बी ऑप्शन। अगर यही ट्रांसफार्मर सामान्य ट्रांसफार्मर होता है, जैसे पावर ट्रांसफार्मर हो गया या कोई भाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया, तो उनको अपन केवीए या एमवीए के माध्यम से बताते। एमवीए कैपिटल एम है ये। ठीक है। मेगा वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर। पर ये छोटे होते हैं तो अपन क्या किस में बताएंगे, वोल्ट एम्पियर के अंदर। उत्तर क्या आएगा मेरे पास, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, एक आरएलसी परिपथ है, अनुनाद सर्किट है। ये क्या है, अनुनाद। उसका पावर फैक्टर क्या होगा, जब आरएलसी सर्किट अनुनाद होगा तो उसमें एक्सएल बराबर क्या हो जाता है, एक्ससी हो जाता है। जब एक्सएल और एक्ससी क्या हो गए, बराबर, तो जब एक्सएल एक्ससी बराबर हो गए तो इनका मान तो हो जाएगा टोटल 0, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्ससी या एक्ससी माइनस एक्सएल तो क्या होगा 0। तो आर बराबर क्या होगा, जेड। ठीक है। तो कोस फाई का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, आर बटे जेड होता है। क्या होता है, आर बटे जेड। और आर का मान आर लिख दूं और जेड क्या है, आर के बराबर है, तो जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर। तो आर से आर कटेगा, कितना आ जाएगा, इकाई। तो कोस फाई क्या रहेगा मेरे पास, इकाई रहेगा। उत्तर क्या आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या, किस प्रकार के एसी से डीसी परिवर्तक में सर्वाधिक दक्षता होती है। तो सर्वाधिक दक्षता उसी की हो सकती है जिसकी चालकता क्या हो, ज़्यादा हो और उसके अंदर जो हानियाँ होती हैं, हानियाँ जैसे उसमें हानियाँ हो गई, घर्षण हानियाँ हो गई, इस प्रकार की हानियाँ नहीं होनी चाहिए, तो उसकी दक्षता सबसे ज़्यादा रहेगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला क्या है, मोटर जनित्र सेट। तो इसके अंदर जो जनित्र होगा और मोटर होगी ये दोनों रोटेट करेगी। अब रोटेट करेगी तो दक्षता का मान घटेगा।
लॉस यहाँ पे ज़्यादा होंगे मैकेनिकल। और अगला कौन सा, रोटरी परिवर्तक। तो रोटरी का मतलब घूमेगा, तो घूमेगा तो वहाँ पे मैकेनिकल लॉस होंगे, तो ये भी नहीं आएगा। अगले वाले ऑप्शन भी देख लेते हैं अपन। और अगला ऑप्शन क्या है, मरकरी आर्क रेक्टिफायर और सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर। अब ये दोनों आ गए, इन दोनों के अंदर ये दोनों ही घूमने वाले नहीं होते, पर सॉलिड स्टेट वाला जो होता है वो मेरे पास अर्धचालक से बनता है। किससे बनता है, अर्धचालकों से। और मरकरी आर्क क्या होता है, मरकरी क्या होता है, चालक। तो चालक के अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक लॉस होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। तो दक्षता ज़्यादा किसकी रहेगी, मरक आर्क की, आर्क रेक्टिफायर की रहेगी। उत्तर क्या आएगा मेरे पास, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, एक नियॉन साइन ट्यूब के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टेज खाली स्थान पर डिपेंड करती है। अब नियॉन साइन ट्यूब पहली बात तो होती क्या है, जैसे मान लीजिए अपने कहीं पे प्रचार करना है, वहाँ पे नाम लगाने है, कोई हॉस्पिटल के आगे नाम लगाना है, तो नाम जिस आकृति में बनाए जाते हैं ये ट्यूब उसी आकृति में अपन बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार अपन इसको बना सकते हैं नामों के आकार में। कुछ भी नाम अपने पास क्यों ना हो, तो उस आकार में अपन इस ट्यूब को ढाल सकते हैं। ये 5 मीटर तक लंबी ट्यूब आ सकती है अधिकतम। ठीक है, अब मान लीजिए इस ट्यूब का जो मोटाई है, मोटाई में एक ट्यूब की मोटाई ये वाली, ये ट्यूब की मोटाई इतनी बस। अब ये भी 1 मीटर लंबी है, ये भी 1 मीटर लंबी है। अगर मैं यहाँ से 1000 वोल्टेज देता हूँ तो ये काम करती है। तो अगर मैं इसको 1000 वोल्टेज दूंगा तभी ये काम करेगी, क्योंकि लंबाई क्या है ज़्यादा। तभी इस वाले इलेक्ट्रोड और इस वाले इलेक्ट्रोड के मध्य क्या होगी, स्पार्किंग होगी, तभी ये काम है करेगी, वरना ये काम है नहीं करेगी। इसका मतलब ट्यूब जो प्रचालन होगा वो किसके आधार पर होगा, वोल्टेज के आधार पर। उत्तर क्या है मेरे पास, लंबाई। ट्यूब की लंबाई पे ये डिपेंड करता है, मोटाई पे डिपेंड नहीं करेगा, पदार्थ पे डिपेंड नहीं करेगा। मोटाई और व्यास तो एक ही बात है। ठीक है, उत्तर क्या है मेरे पास, ए ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, मेरे पास एक SCR है और वो SCR कब शुरू होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बात, एनोड व गेट दोनों क्या हो, ऋणात्मक हो। एनोड ऋणात्मक होना चाहिए और गेट क्या होना चाहिए, धनात्मक। एनोड धनात्मक होना चाहिए, गेट क्या होना चाहिए, ऋणात्मक। एनोड और गेट दोनों धनात्मक होने चाहिए। देखिए पहले मैं SCR के बारे में बताता हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई SCR में 4 लेयर होती हैं, वो भी क्रमागत लेयर, लगातार नहीं होती, PN। और टर्मिनल, जो टर्मिनल निकलेंगे वो निकलेंगे 3, एनोड, कैथोड और यहाँ से निकलेगा गेट। ये 3 क्या हुए, टर्मिनल। अगर एनोड को प्लस दिया जाए, कैथोड को माइनस दिया जाए और गेट को क्या दिया जाए, पॉजिटिव, तब ये जो मेरे पास SCR है वो क्या होता है, चालू होता है, वरना ये चालू नहीं होता। क्योंकि P को क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव, एन को क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव, और गेट को क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए, क्योंकि गेट होता है किसका, P का। इस प्रकार मिलने चाहिए तभी SCR क्या होगा, चालू होगा, वरना ये चालू नहीं होता। ये तो बात थी इसकी। अब ऑप्शन दे लेते हैं, एनोड और गेट दोनों क्या होना चाहिए, ऋणात्मक। तो एनोड पॉजिटिव का और गेट क्या होना चाहिए, नेगेटिव है, तभी चालू हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं आएगा। एनोड क्या होना चाहिए, ऋणात्मक, तो एनोड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी नहीं आएगा। एनोड धनात्मक होना चाहिए और गेट क्या होना चाहिए, ऋणात्मक, ये भी बात गलत है इसकी। एनोड क्या है, पॉजिटिव, और गेट क्या है, पॉजिटिव, ये भी नहीं आएगा। एनोड और गेट दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। उत्तर क्या है मेरे पास, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्या है, हाई हेड व निम्न अस्त्राओं के लिए वाटर टरबाइन का उपयोग होता है। यानी हेड क्या है उसका ज़्यादा है, तो उसके लिए अपने पेल्टन व्हील टरबाइन का यूज करेंगे। अगर हेड क्या हो, लो हो, हेड क्या होना चाहिए, लो, तब क्या आएगा मेरे पास, केपलन टरबाइन। उत्तर तब क्या होता, उत्तर इसका बी ऑप्शन आता। अभी उत्तर इसका क्या आएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कौन सा उपकरण इलेक्ट्रिक धारा के उसमें प्रभाव पे कार्य करता है, यानी कौन सा उपकरण है जो उसमें सिद्धांत पे आधारित होता है। वॉशिंग मशीन, फूड मिक्सर, टेबल पंखा, टोस्टर। तो ये तीनों ही जो होती है इनके अंदर मोटर लगी होती है, क्या लगी होती है, मोटर। और मोटर काम करे चुंबकीय सिद्धांत के ऊपर काम, या चुंबकीय प्रभाव के ऊपर काम। इन मोटरों में ठंडा किया जाता है मोटर, ताकि उसमें उत्पन्न नहीं हो, तो उसमें प्रभावित तो काम कर ही नहीं सकती। उत्तर क्या है इसका, डी ऑप्शन, यानी टोस्टर। टोस्टर के अंदर नाइक्रोम का तार एलिमेंट लगा होगा, जो गर्म होगा, उसके माध्यम से वहाँ पे अपन ब्रेड सेक सकते हैं या कोई अन्य चीज़ें सेक सकते हैं, तो ये उसमें प्रभाव पे काम करता है। उत्तर क्या है इसका, डी ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, क्लास बी प्रवर्धक में आउटपुट धारा खाली स्थान के लिए प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एम्पलीफायर को
प्रचालन मोड के आधार पर 4 भागों में अपन बांट सकते हैं, ए बी और सी। इसके अलावा डी भी होता है, उसकी दक्षता 100% रहती है डी की। तो डी की तो बात ही नहीं आती, तो बात इन केवल 4 की आती है मुख्य रूप से। तो देखिए, ये जो एम्पलीफायर होता है उसको अपन इनपुट देंगे अगर 360 डिग्री का, तो ये जो आउटपुट निकलेगा वो भी कितना निकलेगा, 360 डिग्री का निकलेगा। यानी जितना इनपुट उतना ही आउटपुट 360 डिग्री का। और बी के अंदर 180 का निकलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने साइकिल दी, तो आउटपुट कैसा निकलेगा, केवल आधा। साइकिल 360 की है, इनपुट कितना, आउटपुट कितना है 180 का। ए बी का इन दोनों के बीच में रहता है, और सी का निकलता है 180 से भी कम। जैसे इनपुट दिया मैंने इस प्रकार और आउटपुट निकले इस प्रकार, 180 से क्या रह गया, कम रह गया, 180 पहुंच नहीं पाया। तो बी का कितना निकलेगा, बी के लिए पूछ रहा है, तो बी के लिए 180 डिग्री लिए वो काम है करता है, यानी आधी साइकिल। ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, आधी इनपुट साइकिल से कम, तो ये सी काम करता है, बी काम नहीं करता। आधी इनपुट साइकिल से अधिक, ये ए बी काम करता है, बी काम नहीं करता। आधी इनपुट साइकिल, तो ये बी काम करता है। पूरी इनपुट साइकिल, ये ए काम करता है। तो इसने पूछा किसके लिए, बी के लिए, तो क्या आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफॉर्मर पर नो लोड परीक्षण खाली स्थान को जानने के लिए किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक तो होता है नो लोड टेस्ट, एक होता है फुल लोड टेस्ट। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, तो नो लोड के ऊपर अपन लो हानियां ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि लो हानियां लोड से प्रभावित नहीं होती। चाहे आपके पास लोड कितना भी क्यों ना हो, चाहे फुल लोड हो चाहे नो लोड हो, किसी प्रकार का लोड क्यों ना हो, अपने पास लो हानियां हमेशा क्या रहती हैं, स्थिर रहती हैं। तो नो लोड के ऊपर अपन लो हानियां ज्ञात करते हैं। उत्तर क्या आ गया मेरे पास, सी ऑप्शन। अगर फुल की बात आती है, शॉर्ट की बात आती है, तो क्या आता है मेरे पास, ताम्र हानियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो चुंबकीय दरों के बीच में कार्यरत बल क्या होगा। अगर मान लीजिए मेरे पास एन पोल है, एस पोल है, या एस पोल है, यहाँ पे भी कौन सा पोल है, एस पोल, यहाँ पे एन पोल है, यहाँ पे कौन सा पोल है, एन पोल। चाहे पोल आपकी समान हो, चाहे आपकी पोल विपरीत हो, ठीक है, तो उनके बीच में या तो लगेगा आकर्षण का बल या लगेगा प्रत्याकर्षण का बल। अगर समान पोल होते हैं तो उनके मध्य प्रत्याकर्षण का बल, अगर असमान पोल होते हैं तो उनके मध्य आकर्षण। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उनके जो बल लगेगा वो इसका भी लगेगा, इसका भी लगेगा, और यहाँ पर ये भी दूर भगेगा, ये भी दूर भगेगा, तो बल कितने लगे, दो बल लगे। अब दो बल लगे तो दोनों के मल्टीप्लाई होंगे, यानी इस पहले वाला बल कितना है, दूसरे वाला बल कितना है, तो क्या एम इंटू एम हो जाएगा, M1 इंटू M2। और उनके जो बीच की दूरी है, अगर पास में रहे तो बल ज़्यादा लगेगा, और दूर रहे तो दोनों, इसका भी बल कम होगा, इसका भी बल क्या होगा, कम होगा। और पास आए तो इसका बल बढ़ेगा, इसका बल भी बढ़ेगा। यानी कि दूर जाने पर दोनों का बल घटता है, पास आने पर दोनों का बल बढ़ेगा। यानी कि दूरी के स्क्वायर के विलोमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा मेरे पास, दूरी के वर्ग के विलोमानुपात में होंगे। उत्तर क्या आएगा, डी ऑप्शन। तो ये फॉर्मूला भी आप ही याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 8 पोल 750 आरपीएम है, उसकी आवृत्ति क्या होगी। मेरे पास मान लीजिए कोई अल्टरनेटर है, उसके अंदर आवृत्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला एक ही होता है मेरे पास, एफ बराबर पी एन बटा 120। और पी का मान कितना है मेरे पास, 8 है, और एन का मान कितना दे रखा है इसने, 750। तो 750 यहाँ पे रखे बटे 120। इसको आप काट सकते हो कितने से, 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ये 25 से कट जाएगा, 25 दूनी 50। उत्तर कितना आएगा, 50 हर्ट्ज। ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति को खाली स्थान के द्वारा मापा जा सकता है। अगर मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट की बात आती है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि हाइड्रोमीटर। कौन आता है, हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर के द्वारा मैं बैटरी की स्थिति की जांच कर सकता हूँ। अब हाइड्रोमीटर वहाँ पे वोल्टेज नहीं बता सकता, करंट भी नहीं बता सकता, तो बताएगा क्या, वो बताएगा विशिष्ट घनत्व, क्या बताएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये हाइड्रोमीटर करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम। किसके सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम। ठीक है, और इस हाइड्रोमीटर में क्या होता है कि यहाँ पे द्रव भरा होता है। ठीक है, इस द्रव में पानी की गोलियां डाली जाती हैं, सॉरी इसकी क्या बोलते हैं हम, शीशे की गोलियां डाली जाती हैं, क्या, किसकी, शीशे की गोलियां।
जब मान लीजिए इसी का मैं क्या भरूंगा, ये पदार्थ इसके अंदर भरूंगा तो ये शीशी गोलियों पर तैरने लग जाती हैं इसके अंदर। अब वो कितनी डूबी हैं कितनी तैर रही हैं उसी आधार पे मैं क्या पता करता हूँ कि उसका विशिष्ट घनत्व कितना है। और ग्रेविटी, ग्रेविटी क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भरेंगे अपन, वो तैराएगा इसको, उतने ज़्यादा फोर्स से नीचे लगाएगा ग्रेविटी की वजह से। उसी सिद्धांत पे काम करता है। ये सिद्धांत किसका? आर्किमिडीज का सिद्धांत। और ये बताता क्या है? विशिष्ट घनत्व किसका? इलेक्ट्रोलाइट का। उत्तर क्या आएगा? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नो लोड की स्थिति में अति उत्तेजक से चालित समकालिक मोटर, समकालिक मोटर बोलते हैं तुल्यकालिक मोटर को, आर्मेचर धारा आई एक खालिस्तान होती है। अगर मेरे पास उत्तेजना क्या है? ज़्यादा, अति उत्तेजक का मतलब ज़्यादा उत्तेजना, यानी डीसी सप्लाई अपन वहाँ पे ज़्यादा दे रहे हैं, तो मोटर अपने पास लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगी। कौन से पावर फैक्टर पे? लीडिंग पर। अगर सामान्य उत्तेजना तो इकाई पर काम करेगी, और न्यूनतम उत्तेजना है तो लैगिंग पावर फैक्टर पे वो काम करेगी। यानी आई ए क्या रहेगी? आगे रहेगी। और किससे? वोल्टेज से। किससे? वोल्टेज से। इसका मतलब अनुप्रयुक्त वोल्टता के आगे रहेगी कौन? आई ए। उत्तर क्या है मेरे पास? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? समकालिक यानी तुल्यकालिक मोटर में स्टेटर बैक ईएमएफ का परिमाण खाली स्थान पर डिपेंड करता है। यानी मेरे पास तुल्यकालिक मोटर है, उसके अंदर जो बैक ईएमएफ बनेगा उसका जो मान होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? मोटर के वेग पर, मोटर के भार पर, केवल डीसी उत्तेजना पर, वेग और रोटर फ्लक्स दोनों पर। तो उत्तर क्या है मेरे पास? अभी मैंने बताया था सी ऑप्शन। यानी जितनी अपन डीसी का मान रखें उत्तेजना ज़्यादा रखेंगे उतने वहाँ पे जो बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो किस पे डिपेंड करता है? वो सारा सारा मामला केवल डीसी उत्तेजना पे डिपेंड करता है, क्योंकि भार हमेशा उस पर क्या रहता है? नियत रहता है। मोटर का वेग भी क्या रहता है? नियत रहता है। और वेग और रोटर फ्लक्स दोनों ही, इन दोनों से यह प्रभावित नहीं होता। उत्तर क्या है मेरे पास? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मेरे पास 1000 वाट का हीटर है और 240 वोल्टेज उसको मैं एसी सप्लाई से जोड़ दिया है। हीटर में बहने वाली जो करंट होगी उसका मान बताइए। तो मेरे पास आई बराबर क्या होता है? पी बटे वी होता है। क्या होता है? पी बटे वी। तो पी का मान है मेरे पास कितना? 1000 बटे वी का मान 240। इसको मैं काट देता हूँ कितने से? 2 से कट जाएगा। यहाँ पे 12, यहाँ पे 50, 12 चौकोट 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 4 पॉइंट कुछ कुछ। तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास, डी ऑप्शन। आप चेक कर लेना इसको, 4.166 एम्पियर आना चाहिए। ठीक है, उत्तर क्या है मेरे पास? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, बैंड पास फिल्टर वह फिल्टर होता है जो निम्न आवर्ती संकेत भेजता है, उच्च आवर्ती संकेत भेजता है, दो आवर्ती सीमाओं के बीच में संकेत को भेजेगा, दो आवर्ती सीमाओं के बीच में संकेत को बहिष्कृत करेगा। देखिए नाम देखिए, बैंड पास, यानी एक बैंड को पास करेगा। अब बैंड को पास कैसे करेगा? मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास 50 हर्ट्ज आवृत्ति है, और यहाँ से है मेरे पास, यहाँ तक है मेरे पास 50, 1 2 3 4 5 इस प्रकार 50, और यहाँ तक होगी 100। यहाँ तक कितने पहुँच गए? 100। और यहाँ तक पहुँचा तो कितने पहुँच गए? 150। मैं चाहता हूँ मुझे केवल और केवल 100 हर्ट्ज वाली आवृत्ति ही आउटपुट में मिले, यानी ये वाली आवृत्ति मुझे आउटपुट में चाहिए। इसके अलावा ये वाली जो आवृत्तियाँ हैं, ये वाली जो आवृत्तियाँ हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? गायब हो जाएं। तो इस नाम क्या दिया? बैंड पास। यानी इसने 100 आवृत्ति वाली बैंड को आउटपुट में पास कर दिया, तो वो क्या होता है? बैंड पास। अगर इस आउटपुट वाली आवृत्ति को रोक लेता, सॉरी 100 हर्ट्ज वाली आवृत्ति को रोक लेता, इसके अलावा इससे कम वाली आवृत्तियाँ, इससे ज़्यादा वाली आवृत्तियाँ पास कर देता, तो नाम क्या होता? बैंड स्टॉप फिल्टर होता। इसने क्या किया? 100 हर्ट्ज वाली आवृत्ति को आउटपुट में मुझे पास से कर दिया, इसके अलावा सभी को इसने रोक लिया, तो क्या हो गया? बैंड पास फिल्टर। यानी दो आवर्ती सीमाओं के बीच में संकेत को भेजेगा। उत्तर क्या है मेरे पास? सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर बैंड स्टॉप की बात आती तो ऑप्शन क्या आता है? इसका डी ऑप्शन आता। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? भूक्षरण परिपथ ब्रेकर यानी ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर खालिस्तानी सिद्धांत पर काम करता है। जब नाम अर्थ का आ गया, इसका मतलब ये अर्थ के अंदर ही काम करेगा। इसका मतलब करंट कौन सी होगी? रेजिड्यूल करंट होगी। उत्तर क्या आएगा? ये ऑप्शन। यानी कि रेजिड्यूल करंट वह करंट होती है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये क्या है? कूलर। इस कूलर में मैंने कोई सप्लाई दे रहा हूँ, कूलर को चालू किया है मैंने,
उस कूलर के अंदर थोड़ा थोड़ा करंट आ रहा है लीकेज होकर, उस लीकेज करंट को ही मैं क्या बोलता हूँ, रेजिड्यूल करंट बोलता हूँ। ठीक है, यानी अवशिष्ट धारा। इसको ग्राउंड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ईएलसीबी का। तो उत्तर क्या है इसका, ए ऑप्शन। शॉर्ट सर्किट के लिए ओएलसी काम कर सकती है या फ्यूज काम कर सकता है या एमसीबी काम कर सकती है। ओवरलोड के लिए भी ओएलसी फ्यूज ये काम कर सकते हैं। और निष्प्रभावी करंट या न्यूट्रल करंट के लिए केवल अपन अर्थिंग करते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो इसका उत्तर क्या रहेगा मेरे पास, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, एक खुले परिपथ में अब मान लीजिए यहाँ से कोई तार जा रहा था, यहाँ पे कोई पंखा लगा, लैंप लगा हुआ था, लैंप जल रहा था, इसको एन दिया, इसको पी दे दिया मैंने। यहाँ से सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया। तो इसमें इस लैंप के पास बिल्कुल भी करंट नहीं पहुँचेगी, जीरो करंट पहुँचेगी। और यहाँ पे मैं दोनों के मध्य प्रतिरोध मापूंगा। तो प्रतिरोध तभी मापा जा सकता है जब इसके अंदर से करंट प्रवाहित हो। जब करंट प्रवाहित नहीं हो रही, इसका मतलब प्रतिरोध क्या रह गया, इसका अनंत रह गया। और करंट का मान क्या हो गया, जीरो। यानी प्रतिरोध रहेगा अनंत और करंट क्या रहेगी, इसको जीरो रहेगी। प्रतिरोध शून्य और धारा अनंत, ये भी नहीं होगा। प्रतिरोध अनंत रहेगा और धारा क्या रहेगी, शून्य। ऑप्शन क्या है इसका, डी ऑप्शन। और ये तीनों ऑप्शन नहीं आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, गति कंट्रोल करने के लिए ध्रुव परिवर्तन विधि को खाली स्थान में अपनाया जा सकता है। अब ध्रुव परिवर्तन की बात आई तो अपन एक जगह इसका उपयोग ले सकते हैं। वो अपने पास मोटर हो जाए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। इसके अलावा इस विधि का उपयोग अपन कहीं पर भी नहीं लेते। तो उत्तर क्या है इसका, सी ऑप्शन। स्लिप मोटर के अंदर मैं रोटर प्रतिरोध स्टार्टर काम में ले सकता हूँ। और समकालिक मोटर की गति कभी भी चेंज नहीं होती। और सिंगल फेज मोटर की बात आई तो स्क्विरल केज मोटर ही उपयोग में, सॉरी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है, उसके अंदर ही इस विधि को मैं काम में लेता हूँ। वरना इस विधि को कहीं पे भी काम में नहीं ले सकता। ठीक है, क्योंकि पोल परिवर्तन करना कोई आसान बात नहीं होती है इसी के अंदर, इसे बहुत ही दिक्कत आती है अपने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, यदि मेरे पास करंट क्या हो, आई हो, और वोल्टेज क्या होनी चाहिए, वी, तो पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो पी बराबर क्या होता है मेरे पास, वी इंटू आई होता है। पी बराबर वी इंटू आई। तो उत्तर क्या है मेरे पास, डी ऑप्शन। और ये इतने सूत्र नहीं होते, किसी के भी नहीं होते ये तीनों सूत्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, किसी संधारित्र की धारिता खाली स्थान के समानुपाती होती है। तो संधारित्र के अंदर सी क्या होगा, आवेश होगा, वो समानुपात में किसके होगा, एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए डिवाइड बाई डी। यानी कि एरिया के क्या रहता है, वो समानुपात में रहता है, यानी क्षेत्र के, किसके, प्लेट के क्षेत्र के। तो उत्तर क्या आएगा मेरे पास, वही आएगा जो प्लेट का क्षेत्र होगा। समानुपाती पूछा है इसने। चलिए ऑप्शन मिलान कर लेते हैं एक बार। प्लेट का क्षेत्र, पदार्थ, क्षेत्रफल, वोल्टेज, ध्रुवता। तो उत्तर क्या आएगा मेरे पास, बी ऑप्शन। पदार्थ से मेरे को कोई भी डिफरेंशियल नहीं आएगा, वोल्टेज से प्रभावित नहीं होता, और ध्रुवता से भी कोई प्रभावित नहीं होता संधारित्र। तो उत्तर क्या आएगा मेरे पास, बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल परिपथ की कंटिन्यूटी जांच करने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। ओम मीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, शक्ति मीटर। तो पावर मीटर पावर मापेगा, वोल्टमीटर वोल्टेज मापेगा, और एमीटर करंट मापेगा। तो ओम मीटर क्या बताएगा, प्रतिरोध। आर का मान बताएगा। अगर हम आर का मान अनंत रहा, इसका मतलब सर्किट क्या है, ओपन है। अगर आर का मान शून्य रहा, इसका मतलब सर्किट क्या है, बंद है। तो कौन बता सकता है मुझे कंटिन्यूटी, ओम मीटर। उत्तर क्या है मेरे पास, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से निष्क्रिय साधन कौन सा होता है। तो निष्क्रिय तीन ही प्रकार के होते हैं, आर, एल और सी। और एक होते हैं मेरे पास एक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, और वो होते हैं सारे अर्धचालकों से बने हुए, ये याद रखें। तो एफ ई टी अर्धचालक से बनेगा, एस सी आर अर्धचालक से, और बीजेटी भी अर्धचालक से। तो ये तीनों क्या होते हैं मेरे पास, एक्टिव कंपोनेंट। बचा कौन, डी ऑप्शन। यानी एयर कोर इंडक्टर, ये किससे बना होता है, एल से, इंडक्टर से बना होता है। तो उत्तर क्या है इसका, डी ऑप्शन। निष्क्रिय ही पूछा है इसने। अब दोनों में अंतर बता देता हूँ। देखिए, एक्टिव कंपोनेंट इस प्रकार के कंपोनेंट होते हैं इनकी दक्षता क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, और ये पावर का उत्पादन कर सकते हैं, विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्टोर नहीं कर सकते, पर आरएलसी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, पर ये खपत करते हैं। दिक्कत ये है, पर ये खपत नहीं करते, ये उत्पादन नहीं करते, पर एक्टिव कंपोनेंट उत्पादन कर सकते हैं। ये इनके क्या है, मुख्य अंतर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध साइन वेव का
रूप गुणक को बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर कितना होता है, तो फॉर्म फैक्टर शुद्ध सैनवी का अपने पास 1.11 होता है। और अगर बात है वर्गाकार की, कितना आएगा, इकाई आएगा उसका, इसके सारे मान इकाई रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वायरिंग जो भवन निर्माण में योजित व क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित है, क्लीट वायरिंग, बेटन वायरिंग, कंड्यूट सतह वायरिंग, कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बता दूं कि अपन जब भवन का निर्माण करते हैं या घर बनाते हैं, उसी टाइम उसके अंदर वायरिंग डाली जाती है, आपने देखा भी होगा। उस वायरिंग को क्या बोलते हैं, तो क्लीट वायरिंग दीवार के ऊपर होती है, बेटन वायरिंग भी दीवार के ऊपर होती है, और कंड्यूट सतह वायरिंग, सतह बोलते हैं दीवार के ऊपर, दीवार के ऊपर होती है। तो घर बनाते टाइम ये तीनों वायरिंग नहीं की जा सकती, घर बनाने के बाद ही की जा सकती हैं तीनों। तो उत्तर क्या है इसका, डी ऑप्शन। यानी कंड्यूट वायरिंग होगी अंदर करेंगे, कंसील्ड बोलेंगे यानी पट्टियों के माध्यम से उसको अपने अंदर कर देंगे। उत्तर क्या है इसका, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, निम्नलिखित 3 फेज मोटरों में कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, यानी ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होती, समकालिक मोटर, स्क्यूल केज इंडक्शन मोटर, वाउंड रोटर मोटर, डबल केज मोटर। तो डबल केज मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट होती है, वाउंड मोटर भी ऑटोमेटिक स्टार्ट होती है, और स्क्यूल केज इंडक्शन मोटर भी ऑटोमेटिक स्टार्ट होती है। बस समकालिक मोटर बोलते हैं तुल्यकालिक मोटर को, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होती। उत्तर क्या है, ये ऑप्शन। क्योंकि इसके अंदर एसी और डीसी दोनों सप्लाई देनी पड़ती है। इसको स्टार्ट करने के लिए अपन पोनी मोटर का यूज करते हैं, या अपन इसके अंदर डैम्पर वाइंडिंग लगाकर इस मोटर को स्टार्ट करते हैं। उत्तर क्या गया इसका, ए ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले देखिए, स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज EL है जो किसके समान है, तो संयोजन कौन सा, स्टार। स्टार के अंदर VL बराबर √3 VP होता है, और IL बराबर क्या होता है, IP होता है। ठीक है, तो इसे पूछा गया EL, तो EL बराबर किसके रहेगा, √3 VP के बराबर रहेगा। तो उत्तर क्या आएगा मेरे पास, ए ऑप्शन। और ये आगे वाले ऑप्शन आ ही नहीं सकते। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, वोल्टमीटर की प्रयास को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। देखिए, एक होता है मेरे पास वोल्टमीटर, एक होता है मेरे पास एमीटर। अगर वोल्टमीटर की प्रयास को बढ़ाना है तो इसका आर का मान क्या रखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा। आर का मान कब ज़्यादा हो सकता है, जब इसके सीरीज में प्रतिरोध जोड़ेंगे, कि कौन से क्रम में, सीरीज में, श्रेणी में। और एक होता है एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर का आर का मान क्या रखा जाएगा, कम। अब ऐसा कब होगा, जब समानांतर में अपने क्या जोड़ेंगे, प्रतिरोध जोड़ेंगे। तो वोल्टमीटर सीरीज में प्रतिरोध जुड़ेगा। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, सीरीज में एक निम्न प्रतिरोध को जोड़ के, अब निम्न प्रतिरोध लगाएंगे तो प्रतिरोध बहुत ही कम बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ाना, तो मुझे प्रतिरोध का मान ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसका आर का मान बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो श्रृंखला में एक उच्च मान का प्रतिरोध को जोड़ के इसका मान बढ़ाया जा सकता है। उत्तर क्या है मेरे पास, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्नि को शमन करने हेतु योग्य होता है। यानी इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत के अंदर आग लगी है तो कौन से अग्निशामक यंत्र का मैं प्रयोग कर सकता हूँ। सोडा एसिड, तो यहाँ पे एसिड आ गया, इसका मतलब एसिड के अंदर द्रव होगा, तो ये प्रयोग नहीं कर सकता। कार्बन डाइऑक्साइड, ये विद्युत के लिए बहुत ही बढ़िया अग्निशामक यंत्र रहता है। फोम टाइप के अंदर क्या रह गया, पानी, तो इसका भी प्रयोग मैं नहीं कर सकता, पानी वाला वैसे नहीं कर सकता। तो उत्तर क्या है इसका, बी ऑप्शन। ये हो गए अपने 60 कंप्लीट क्वेश्चन। ये था पेपर इसरो का। और भी अपने क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस प्रकार के प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलते रहेंगे। और इनकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप उनसे ऐड हो सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको अगर आपके पास अगर कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर है और आप चाहते हैं उसका सोल्यूशन हो, तो आप हमको व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय।